जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गए, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, मतलब ऐसे कीवर्ड जो किसी तरह से हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि 100% एजुकेशनल कीवर्ड ही होंगे, मतलब आप कोई इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं को पिज़्ज़ा ओवन के मतलब में कुछ जानना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे कोर्स में तो कहीं भी शामिल नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ की अगर आपको गूगल से इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरह हमारे पास आ जाती है नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स का सबसे आसान जो एग्जांपल है वो ये है कि बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी। आप कहीं मूव कर रहे हैं, किसी जगह पर आप मूवमेंट करने लगे हुए हैं, किसी जगह पर आप जा रहे हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना है। अब हम उसे क्या कह रहे हैं कि बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी। सो ये नेविगेशन की कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। इधर आए जरा, इस पेज पर देखें, डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। हाँ, नेविगेशनल कीवर्ड्स may include brand names, product names, service name, locations or words such as near me. So navigation का मतलब ही क्या होता है कि हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। नेविगेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। मूव करते हुए जब हम ढूंढ रहे होंगे तो सिर्फ ये तो नहीं लिख देंगे गाड़ी में चलते हुए कि नियर मी, नहीं ना लिखेंगे, ये तो नहीं लिखेंगे। इसके साथ हमें जो सर्विस चाहिए होगी, हम कहेंगे बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, हम लिखेंगे बेस्ट किसी का आउटलेट का नाम लेंगे, पिज़्ज़ा वाले का सबसे अच्छा आउटलेट कौन सा पिज़्ज़ा का, कौन सा, डोमिनोज, ठीक है ना जी। तो हम लिखेंगे बेस्ट डोमिनोज पिज़्ज़ा नियर मी, मतलब ब्रांड से भी हो गया, पिज़्ज़ा सर्विस से भी हो गया। सो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स। यानी हम जब कीवर्ड्स बना रहे हैं तो हमने इन बातों को भी ज़हन में रखना है कि हम जब कीवर्ड्स बना रहे हो या की फ्रेजेस बना रहे हो या सच टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका पेज जो है 1000 वर्ड्स का अगर है या इससे भी बड़ा है तो आपने इतना कुछ तो लिखना है, स्टफिंग तो नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग से क्या मतलब क्या होता है कि मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने कीवर्ड को किसी एक पेज के ऊपर, अगर मैं ये कहूँ कि पेज के ऊपर कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होगी, मैं एक टर्म इस्तेमाल करूँ डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि उसकी मिकदार कितनी हमने यूज़ करनी है, कितनी तादाद में उन्हें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कीवर्ड की डेंसिटी जो है वो 3% होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 to 3% होनी चाहिए। सो अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि नहीं यार, हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं यार जितनी दफ़ा हम कीवर्ड ज़्यादा लिखेंगे तो दूसरों की वेबसाइट पे तो उतना नहीं लिखा हुआ, मैं उसको बढ़ाकर दे जाता हूँ एकदम 40% पे। सो मेरा मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा। इस तरह मेरा मैसेज भी ठीक नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं बार बार कीवर्ड लिखूंगा तो आपको लगता है कि मैं मैसेज दे सकूंगा, मतलब आपका तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। फिर हो सकता है पहले 2-3 सेंटेंसेस अच्छे बन जाएं, लेकिन सारे सेंटेंसेस तो नहीं बनेंगे पूरे 1000 वर्ड यूज़ किए हुए हैं। सो कीवर्ड स्टफिंग से आपने बचना है। कीवर्ड स्टफिंग से क्या मुराद है, बोल दिया करें जल्दी से ना, रिपीटेडली इस्तेमाल करना, यानी कि जो कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब मैं ये कहता हूँ जी कीवर्ड डेंसिटी मैक्सिमम 3% तक लेकर जानी है, 1, 2 और 3, इससे ऊपर नहीं लेकर जानी है। तो अगर मैं इससे ऊपर लेकर जाऊंगा तो कीवर्ड स्टफिंग होगी और ये अल्टरनेटिवली ब्लैक हैट में चली जाएगी, ठीक है, समझ आ गई बात की। सो इसके साथ मैंने एक टॉपिक और भी आपको क्लियर कर दिया कीवर्ड स्टफिंग का। आ जाएं आगे। हाँ जी, अब हम देखेंगे कितनी तरह के हमारे पास कीवर्ड्स हो सकते हैं, जिसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है, बहुत ही छोटा सा कीवर्ड, सिंगल टर्म वाला कीवर्ड भी हो सकता है। मतलब मैं कहूँ ओवन, ओवंस, ये बहुत ही छोटा कीवर्ड है। पिज़्ज़ा ओवन, ये भी छोटा कीवर्ड है। लेकिन मैं ये कहूँ जी कि बेस्ट पिज़्ज़ा ओवन इन लाहौर, तो ये लंबा हो गया जरा हमारा कीवर्ड, ठीक है। सो इसको हम बोले हैं जी लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। अब लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं भाई, ये T20 का वर्ल्ड कप होने लगा हुआ है, ठीक है। सो इसके जो कीवर्ड है, अब ये वाले कीवर्ड शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म तो नहीं है। टूर्नामेंट गया, कीवर्ड भी गया। तो ऐसे कीवर्ड्स को आपने देखना है कि अगर आप इस तरह के कीवर्ड यूज करेंगे तो वो सीजनल होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिफाइनिंग, प्रोडक्ट डिफाइनिंग का क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर दें। अगर हम कोई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी जो हम कीवर्ड यूज करने लगे हुए हैं तो वो प्रोडक्ट डिफाइनिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। कस्टमर डिफाइनिंग, ठीक है, यानी हम अपने कीवर्ड्स को बता रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किन लोगों के लिए बनी हुई है, किन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड में हम कस्टमर्स को भी डिफाइन करने लगे हुए हैं। जियो टारगेटिंग, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटेंट टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग का क्या मतलब है कि भाई मुझे लैपटॉप खरीदना है मगर लाहौर से खरीदना है, या मैं लाहौर से भी नहीं खरीदना चाहता, मैं कहता हूँ मेरी रिहाइश जौहर टाउन में है, तो मैं लिखूंगा
बेस्ट लैपटॉप प्राइसेस, या लिखूंगा यूज लैपटॉप्स इन जोहर टाउन लाहौर। तो ये जियोग्राफिकली मैंने टारगेट कर दिया कि मुझे किस लोकेशन के ऊपर बाय करना है। ये तो नहीं है ना कि मैं लिखूंगा यूज लैपटॉप्स तो वो तो पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से मुझे यूज लैपटॉप्स की लिस्टिंग दिखा देगा। और इस तरह इंटेंट टारगेटिंग कि हम चाहते क्या हैं, हमारी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो अगर हम अपने कीवर्ड में इस्तेमाल कर लेंगे तो वो इंटेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। ये थोड़ी सी थ्योरी है जो हम लोगों ने समझी है। अदरवाइज हम लोग जो मेन बात कर रहे होते हैं, तो मैंने आपसे मेन कहा था कि शॉर्ट कीवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, हम इन दो में रहते हैं। लेकिन अब बातें हमने ये सारी की हुई हैं, जैसे हम कहीं जियोग्राफिकल, तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई लोकेशन के करीब ढूंढना है कुछ आपने। आपकी सेलिंग जो है, आपकी प्रोडक्ट लाहौर में है, मैं एक चीज़ सेल करता हूँ, मैं भेजता ही नहीं लाहौर से बाहर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जियोग्राफिकली टारगेट कर रहा हूँ लाहौर को, तो मैं सिर्फ लाहौर में लाहौर का ही लिखूंगा। ठीक है। इंटेंट क्या है, आपका जो क्लाइंट है वो चाहता क्या है, उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपका लिख रहा है कि यूज लैपटॉप प्राइसेज इन लाहौर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो यूज में ज़्यादा है कि न्यू में ज़्यादा है। दो इंटेंट्स हो गई ना। एक बंदे की इंटेंट है कि उसको यूज लैपटॉप चाहिए, एक बंदे की इंटेंट है कि उसको न्यू लैपटॉप चाहिए। सो अब हम इन दोनों को टारगेट किस तरह कर रहे हैं, ये इंटेंट में आ जाएगा। हाँ, एक कंपनी है जो टारगेट इसने अपनी दुकान पर रखी सिर्फ यूज लैपटॉप्स हुए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी ने अगर सिर्फ यूज लैपटॉप्स ही रखे हुए हैं तो उसकी इंटेंट यूज की है, न्यू की इंटेंट उसकी नहीं है। सो आपने ये भी देखना है कि आप जो अपना, ये नहीं है कि आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, किसी का कंटेंट उठा लिया, आप करते हो यूज लैपटॉप सेल, वो करता है यूज भी और न्यू भी, तो इसका मतलब है उसके कंटेंट में तो न्यू की बात भी हो रही होगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंटेंट इज किंग। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, मेरा ख्याल है हम बार बार यही बात करते आ रहे थे कि कंटेंट इज किंग। ये टर्म इस्तेमाल नहीं की, लेकिन हम यही कह रहे थे कि भाई कंटेंट आपका बहुत मैटर करता है आपकी वेबसाइट के अंदर, कि कंटेंट ने ही आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर आना है या कंटेंट नहीं आपकी वेबसाइट को नीचे लेकर जाना है। ठीक है। इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद द कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO इट। अब ये इसमें है क्या, कंटेंट को किंग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, क्या करना है आपने अपने कंटेंट में। इट इम्प्लाइज दैट यूनिक, कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम बात करने लगे हुए थे कि भाई उसका उठाओ, उसको चेंज कर लो, लेकिन नो डाउट रहेगा वो डुप्लीकेट ही, ऐसे ही है ना, डुप्लीकेट ही रहेगा ना, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि रहेगा वो डुप्लीकेट। सो आप अगर वाकई इस फील्ड में आ रहे हैं तो यहाँ तो आपको कंटेंट लिखने में एक्सपर्टीज करनी है। ठीक है, इंग्लिश की ट्रेनिंग कहीं से ले लें, इंग्लिश का कोर्स, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हाई फाई नहीं है, इंग्लिश का कोर्स कर लें, स्पोकन का नहीं, राइटिंग का। ठीक है, राइटिंग आपकी इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी पैराग्राफ को पढ़ के, मिसाल के तौर पर आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कि भाई आज घर जाकर आपने जो बातें मैंने की ना इनको उर्दू में लिख के ले आना, तो आप उर्दू में लिख सकते हो, सब लोग लिख सकते हो ना। सेम इसी तरह अगर आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ लो तो आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्रेस कर सको देखे बगैर, फिर आप कंटेंट राइटर बनोगे। सो इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि भाई हम किसी का कंटेंट उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें कंटेंट के ऊपर भी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। जैसे आपके पास इतनी एक वेबसाइट बनाई है आपने, अगर मैं इस वेबसाइट का सारा कुछ रिमूव कर दें हम लोग, स्ट्रक्चर ही बच जाएगा ना, कंटेंट तो आपको सारा लिखना पड़ेगा इसका। तो कंटेंट लिखने के लिए आपको यहाँ तो कंटेंट राइटर की ज़रूरत है अपनी टीम में एक बंदे की, यहाँ आपको खुद भी होना चाहिए, लेकिन एक ये बात भी याद रखेंगे आपकी टीम में बेशक बंदे होने चाहिए। मतलब मैं ये कहूँ मैं ग्राफिक्स का काम किसी और से करवाता हूँ, मैं वीडियो किसी और से बनवाता हूँ, लेकिन आपकी मास्टरिंग भी होनी चाहिए इन चीज़ों में, तब आप इस्तेमाल भी किसी को तभी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट का पता ही कुछ नहीं है, लिखने का पता ही नहीं है, क्रॉस चेक कौन करेगा, क्रॉस चेक तो आपको ही करना है ना। तो आपको भी इसमें एक्सपर्टीज लाजमी है, ये आप छोड़ नहीं सकते कि जहाँ मेरी टीम का वो वाला बंदा है उस पर छोड़ देते हैं, वही करेगा जो करेगा, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा किया बुरा किया, नहीं, आपने भी देखना। मैं SEO पे काम कर रहा होता हूँ, मैं बता रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि भाई वेबसाइट पे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने नहीं ठीक करनी वो, ठीक है, लेकिन मुझे उन प्रॉब्लम्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक करेगा वो डेवलपर, लेकिन मुझे बताना है उनको, ठीक है, क्योंकि जो डेवलपर होगा वो तो कहेगा ना जल्दी से जल्दी मेरी जान छूट जाए, एक वेबसाइट बनाऊँ, पैसे लूँ और बात खत्म। वेबसाइट डेवलपर का तो यही काम है। लेकिन हम जो ऑप्टिमाइजर हैं ये तो लॉन्ग टर्म किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाते हैं। ये नहीं होता हमारा एक महीने का काम नहीं होता, हमारा जो क्लाइंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लाइफ टाइम क्लाइंट होता है हमारा।
क्योंकि हम अगर अपनी सर्विसेज देना छोड़ेंगे तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। ये है किंग, कंटेंट इज अ किंग। ठीक है, कंटेंट इज अ किंग में क्या चीज आ गई आपकी? यूनिक, मतलब किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? क्वालिटी उसकी हाई होनी चाहिए। क्वालिटी हाई किस तरह हो सकती है आपकी? दो तरह से हो सकती है। एक तो आर्टिकल जो लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर वन, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आप मैसेज दे रहे हो, वो प्रोडक्ट का मैसेज भी दूसरी प्रोडक्ट से अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दो बंदे किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है ना। अब इस आर्टिकल लिखने में दो चीज़ें शामिल होंगी ना। एक क्या चीज़ शामिल होगी? इंग्लिश, और एक उसका मजमून जो है। ऐसे ही है ना, मतलब एक बंदे ने 200 लाइनों का आर्टिकल लिखा हुआ है, दूसरे बंदे ने भी 200 लाइनों का ही आर्टिकल लिखा हुआ है। अब हमें पता कैसे लगेगा भाई किसका आर्टिकल अच्छा है? पर्पसफुल जिसका ज़्यादा होगा, जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे ही है ना, उसी का अच्छा चला जाएगा। सो इसकी बात हम कर रहे हैं हाई क्वालिटी की। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि भैया आपने 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है, ये ना हो कि कोई बंदा 2 सेंटेंस पढ़ के छोड़ जाए। ठीक है, मतलब ऐसी बात हो जो कि उसने बड़ी दफ़ा देख ली हो, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप जब आप उसका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट कर सकें। एंड रेलिवेंट, रेलिवेंसी भी बहुत अहम चीज़ है। मिसाल के तौर पर अक्सर आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर लोगों ने अपनी वीडियोज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या लिखा होता है? जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही होती हैं टैग्स वही लगा देते हैं। ऐसे ही है ना, यूट्यूब के ऊपर तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं कर रही होती, मतलब इस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पर मैं सेल करने लगा हूँ माउस, ठीक है, और मुझे आजकल पता लगा है जनाब आजकल को बड़ा ही हॉट टॉपिक चल रहा है, तो मैंने उसका कीवर्ड उठाकर ऑप्टिमाइज़ कर दिया। तो कीवर्ड तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में कीवर्ड ऑप्टिमाइज होगा, उसके अगेंस्ट इंडेक्सिंग होगी, और इंडेक्सिंग के नतीजे में क्या होगा? हमारी साइट ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही है, लेकिन जब हमारी साइट एक बार ऊपर आएगी और व्यूअर उसको देखेगा और क्राउलर उसको देखेगा, तो जब वो उसका कंटेंट देखेगा कि ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, ये तो इससे मुतल्लिक ही नहीं है, तो वो उसको ब्लैक हैट कर देगा, निकाल देगा। यानी वंस हो जाएगा। हो सकता है ये काम कितनी देर के लिए हो? 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो। इसलिए अक्सर जो ऑप्टिमाइजर्स होते हैं वो बिजनेस लेने के लिए ये भी कहते हैं। मैडम कितनी स्ट्रेंथ है? एब्सेंट हो, हालांकि इतने इनको मैसेजेस जी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि रेलिवेंसी बहुत अहम है हमारी। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और टर्म आ गई हमारे पास, गूगल पांडा। ये क्या चीज़ है? बेसिकली गूगल पांडा ने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। जब मैं ये अक्सर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ भाई आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें वो चेक किस चीज़ में कर रहा है? उसका एक अपना एल्गोरिदम है, उसको उसने नाम दिया हुआ है गूगल पांडा का। ये बैक एंड के उसके पास एक एल्गोरिदम है, उसने अपना एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है। जैसे मैं ये कह देता हूँ जनाब आपका मैंने एक एल्गोरिदम बना दिया कि आप लोगों ने 6 महीने मेरे पास आना है, ठीक है, 6 महीने आने के बाद सबने इन टाइम आना है, किसी ने छुट्टी नहीं करनी है, वीकली असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड बना लिया ना हम लोग। सेम इसी तरह गूगल पांडा ने भी एक स्टैंडर्ड बना लिया वेबसाइट्स के लिए कि आपकी वेबसाइट्स कैसी होंगी, ठीक है। और गूगल पांडा के जो एक्सपीरियंसेस है पहले मैं उनको शॉर्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे मोस्ट एवर जो उसका है वो है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि जो यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं, कि जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले की हैं वो सारी की सारी गूगल पांडा में आती हैं। जो बातें मैंने की, क्या किया मैंने कि भाई अगर तो आपने कोई फेक कीवर्ड यूज कर लिया और ट्रैफिक को घुमा फिरा कर अपनी वेबसाइट पर दिया है, लेकिन जब वेबसाइट खुली तो उसके अंदर कंटेंट ही कुछ और था, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा। सही है ना, यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा तो आपकी वेबसाइट नीचे चली जाएगी। उसके बाद क्या है? मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बनी हुई, यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम लगा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो यूनिक है, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो यूनिक नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट है।
इसका मतलब है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा। ये सारा एल्गोरिदम गूगल पांडा के अंदर बना हुआ है। इनका अभी एक और एल्गोरिदम है, उसको भी हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, जो अभी चल रहा है। नए एल्गोरिदम के अंदर ही गूगल पांडा जो है वो मर्ज हो चुका है नए, यानी इसका मतलब है कि ये वाला सारे का सारा इसमें है। जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं, ठीक है, ये 2011 का एल्गोरिदम है, ठीक है जी, पांडा। सो अभी मैंने जिन चीज़ों के नाम लिए आपके सामने, अब तो चीज़ें चेंज हो गई है ना, मोबाइल फ्रेंडली की जब आप बात कर रहे हैं। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आजकल की जो वेबसाइट हैं वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स हो चुकी है, यानी अगर आपकी मोबाइल वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्स होती है तो डेस्कटॉप पर इंडेक्स होगी, अदरवाइज वो आपको बता देगा। और अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पर बड़ी खूबसूरत नजर आती है, बड़ी बड़ी सही नजर आ जाती है, लेकिन जब मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो वहां जाकर ये कह देता है कि जनाब आपने फोन साइज बड़े छोटे इस्तेमाल किए, विजिबल ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो गूगल पांडा के अंदर आती हैं। गूगल पांडा इज अ मेजर चेंज ऑफ गूगल सर्च रिजल्ट्स रैंकिंग एल्गोरिदम दैट वाज द फर्स्ट रिलीज्ड फरवरी 2011 में 2011 में ये आया था हमारे पास। द चेंज एम टू लोअर द रैंक ऑफ लो क्वालिटी साइट्स, यानी इसका मकसद क्या था, यानी कि शुरू में तो वेबसाइट आई, जैसे जैसे आई जा रही थी सब कुछ आई जा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टैंडर्ड बनाने शुरू कर दिए अपने, ऐसे ही है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मिसयूज करें किसी चीज़ को तो एकदम एक नोटिस आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नोटिस बोर्ड पे लगाओ कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, आपने ये काम नहीं करना। लैब के अंदर तस्वीरें बननी शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी ना। इसी तरह इन्होंने भी अपना एक एल्गोरिदम उस वक्त लॉन्च किया जब इनको जिस चीज़ की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा कि लो साइट के ऊपर आना शुरू हो गई, तो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट इस स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती हो वो ऊपर आ जाए, और जो इस स्टैंडर्ड पर पूरी ना उतरती हो वो नीचे चले जाए। सिंपल ये छोटी सी डेफिनेशन है गूगल पांडा की। और इसके अंदर क्या है वो भी मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया, इसके अंदर क्या चीज़ है। बेसिकली वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। जी, क्या गूगल पांडा अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। पांडा इज नाउ फर्मली एम्बेडेड इन गूगल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये है आजकल जो है जिसे हम आसान अल्फाज में कहें आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसमें हम ये कहते हैं ना कि भाई इनका ऑटो सिस्टम है, अब हमें कुछ काम मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा सिस्टम इनका ऑटो है, खुद ही चेक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ किसी का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसके लिए उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो कहता है मैं यूट्यूब वालों से अपोलोजाइज कर लेता हूँ कि मैंने जो गलती की है। तो उन्होंने अगर आपको कहा कि भाई 60 डेज के बाद इसको मैं खोलूँगा, तो हमने कहा यार यूट्यूब वालों से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं भाई हमसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम हम यूज नहीं करेंगे, तो आप हमारे चैनल को अनब्लॉक करो, ठीक है। ये रियल एक्सपीरियंस है, किया हुआ, मैंने यूट्यूब वालों से बात भी की हुई है, आपको शायद बताया भी था, मैं यूट्यूब पढ़ाया, कोई एक न्यूज़ चैनल था, उन्होंने न्यूज़ लगाई थी, वो एक टिकटॉक की न्यूज़ बड़ी जो हॉट हुई थी, हाँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा दिखा दिया था शायद उन्होंने, उसकी वजह से। लेकिन एकदम ब्लॉक नहीं होता यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्राइक्स आती हैं, वार्निंग्स आती हैं, उन वार्निंग के बाद जाकर आपका चैनल ब्लॉक होता है। तो फिर हमने यूट्यूब से कांटेक्ट किया, मैंने उनसे कॉल की, बात की, उसके अंदर ही चैट का ऑप्शन होता है, वहीं से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उधर उनसे बात की तो मैंने कहा जनाब ये हो गया है, अब आप काइंडली अपॉलोजाइज हमारे ले लें और हमारे चैनल को अनब्लॉक करें। तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी टीम के किसी बंदे के हाथ में नहीं है, ये इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसने आपके इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है और ब्लॉक कर दिया, और उसके अंदर फीड हुआ हुआ है कि भाई 60 डेज, तो ऑटोमेटिकली 60 डेज के बाद इसने अनब्लॉक हो जाना है, इसमें हमारे दफ्तर का कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम है नया, यानी अब वो ये कह रहे हैं कि अब ये सारे का सारा ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक है मैनुअल एल्गोरिदम, ठीक है ना, उसमें हम देख रहे थे मैनुअल एल्गोरिदम्स क्या थे। अब उन्होंने क्या किया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में जितने भी मैनुअल एल्गोरिदम्स थे सारे के सारे उसमें इंक्लूड करा दिए, ठीक है। लेकिन अब जो इस वक्त हमारा जो नया एल्गोरिदम चल रहा है दैट इज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। हाँ जी, व्हाट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डज गूगल यूज। अब ये तो हमने कह दिया जी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है रैंक ब्रेन। इसको हम आगे जाकर और डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसकी अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था ना कि वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट लोड होती है तो फ्रंट वाला पेज जो स्क्रॉल नहीं हो रहा था उसने लोड होना होता है, तो हम देखेंगे कि उस हिस्से को कहते क्या हैं।
पहले हिस्से को क्या कहते हैं, दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं, फुटर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं। इधर आप अपनी कंटेंट राइटिंग में अपनी वेबसाइट्स के हवाले से, ठीक है, उस वक्त हम इसको रैंक ब्रेन को भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास लेटेस्ट गूगल अपडेट है वो क्या है, रैंक ब्रेन है, ठीक है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जी, रैंक ब्रेन इज अ मशीन लर्निंग बेस्ड सर्च इंजन एल्गोरिथम, ठीक है, यानी कि ये मशीन बेस्ड सर्च इंजन एल्गोरिथम है। और ये कब लॉन्च हुआ है जी, 2015 में लॉन्च हुआ है। जो पांडा था वो कब लॉन्च हुआ था, 11 में लॉन्च हुआ था। 15 में इन्होंने क्या किया, पांडा को भी इसके अंदर मर्ज कर दिया। ये मैंने अभी पूछना है आप लोगों से। ये थे कुछ हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम जो काम कर रहे थे, यही सारे काम कर रहे थे, बार बार मैं यही बातें आपसे करता था, लेकिन जो नाम ले लिए बगैर के बातें चले जाते हो, ठीक है। अब आप उनके नाम भी बता देंगे कि बंदा अगर इस तरह की क्यों करे। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने काम करना है, ठीक है ना। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने काम करना है। सो अगर आपका एग्जाम होगा तो ये इसको आपने संभाल लेना है। इनको जो कुछ मैंने टेक्स्ट भेजा है, सारे टेक्स्ट को आप लोगों ने संभाल लेना है। और ताकि आपका अगर कोई रिटन एग्जाम हो, ठीक है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। कीवर्ड्स का भी हो गया। कीवर्ड का मैंने बता दिया कितनी होनी चाहिए। अभी कीवर्ड पे हम नहीं गए, ये आपको वैसे मैंने एडवांस बता दिया, क्योंकि अभी हम पैराग्राफ में गए नहीं है। वेबसाइट का जो पैराग्राफ है उसकी इंटेंसिटी अभी मैंने आपको आगे जाके चेक करवानी है, मेटा टैग्स में आगे जाकर देखते हैं। अभी हमने सिर्फ टाइटल टैग देखा था। टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करना आता है सबको ना, टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करना आता है। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स और कितने पिक्सेल्स का होता है शाबाश, कितने 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए और पिक्सेल्स उसके कितने होने चाहिए 580। और मिसाल के तौर पर अगर उसके 580 पिक्सेल्स हो गए हैं और उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो 55 है, फाइन फाइन ना, ठीक है। मतलब अगर उसके 580 पिक्सेल्स हो गए हैं और उसका जो कैरेक्टर है वो 40 कैरेक्टर्स का है टाइटल, इसका मतलब अगर मैं इससे आगे जाऊंगा मुझे दोनों को इकट्ठा देखना है, मुझे दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा देखना है, मुझे पिक्सेल्स को भी देखना है और मुझे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स को भी देखना है। अगर पिक्सेल बढ़ जाएंगे, बेसिकली पिक्सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कैरेक्टर, ये याद रखना है। पिक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब टाइटल आपके पास स्क्रीन पर आता है, सर्च पे आपको नजर आता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टाइटल नजर आते हैं ना आपको, तो वो किस मोड में आते हैं हमारे पास, ग्राफिक मोड में आते हैं। ग्राफिक मोड में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कैरेक्टर्स। सो मैंने आपको क्यों बताया था कि आपने सिर्फ पिक्सेल्स को भी चेक करना है साथ, ठीक है। सब हो गया। चलिए इसको मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल को यहीं पे हम वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है।